हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी जनरेटर के लेक्चर नंबर 18 में आपको आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताएंगे। आर्मेचर रिएक्शन एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक और डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन आज जब आप इसको पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपको ये बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा। क्योंकि टॉपिक बड़ा होता तो ऐसा हो सकता है मुझे 2 लेक्चर में इसको बनाना पड़े। कोशिश करते हैं हम कि एक लेक्चर में कवर हो जाए, अदरवाइज 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आर्मेचर रिएक्शन। पिछले लेक्चर जो हमने पढ़े थे वो थोड़ा स्मॉल बोर्ड था, इसके लिए कमेंट आया था मेरे पास, तो आज थोड़ा बिग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, और आगे के सभी लेक्चर अब बिग बोर्ड्स पर ही होंगे है ना। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन, देखिए होता क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन का मतलब होता है कि दरअसल आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर रिएक्शन। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि डीसी जनरेटर में दरअसल 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स बनता उसे बोलते हैं फील्ड फ्लक्स, जो आर्मेचर वाइंडिंग से फ्लक्स बनता उसे बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। तो जो आर्मेचर फ्लक्स होता वो फील्ड फ्लक्स पर या मेन फ्लक्स पर जो इफ़ेक्ट डालता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर ये बनता कैसे है, कैसे सब होता है, ये सब हम डायग्राम से समझाएंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि दरअसल ये हमने एक डीसी जनरेटर का एक रफली डायग्राम बनाया है थोड़ा सा, कि ये योक होता डीसी जनरेटर का, ये पोल्स होते हैं, 4 पोल वाला डीसी जनरेटर हमने दिखाया है। इन पोल्स के ऊपर वाइंडिंग लिपटी रहती है जिसे बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। इन फील्ड वाइंडिंग को जब हम एक्साइट करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता। तो फील्ड वाइंडिंग में करंट देने से, जिसे बोलते हैं फील्ड करंट, उससे एक फ्लक्स बनता है जिसे बोलते हैं फील्ड फ्लक्स, या इसी को बोलते हैं मेन फ्लक्स। अब हम क्या करते हैं, इस मेन फ्लक्स, इस मेन पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स के बीच एक आर्मेचर को रोटेट कराते हैं। ये शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर लगा हुआ, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में सेगमेंट्स दिखाए हुए, ये सेगमेंट्स होते हैं। ये ब्रशेस दिखाए हुए, कार्बन ब्रशेस, 2 ब्रश दिखाए जैसे हमने। तो जब हम आर्मेचर को पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स में रोटेट कराते हैं प्राइम मूवर के द्वारा, तो आर्मेचर में से लिंक होने वाले फ्लक्स में लगातार चेंज आता है। बिल्कुल सही बात है, देखिए ध्यान से। जब आर्मेचर में जो कंडक्टर पड़े हुए हैं, जब वो नॉर्थ पोल के सामने आएंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलता, फिर वो घूमकर जब यहाँ जाते हैं तो बीच में कोई फ्लक्स ना होने के कारण फ्लक्स कम हो जाता, फिर वो घूमकर जब साउथ पोल के संपर्क में जाते हैं तो फिर फ्लक्स बढ़ जाता। तो इसका मतलब जब हम आर्मेचर को मेन पोल के बीच में घुमाते हैं तो पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स आर्मेचर से लिंक करता, और आर्मेचर को रोटेट करने से आर्मेचर में से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार चेंज आता, जिसके कारण आर्मेचर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता। अब देखिए इसमें जो ईएमएफ बन जाता वो एक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कब, जब इस पर हम लोड लगाएंगे। तो देखिए हमने आर्मेचर के ऊपर ब्रशेज की हेल्प से लोड दे दिया। जब यहाँ पर लोड लगेगा तो लोड लगने से आर्मेचर में एक करंट फ्लो हो जाती है क्लोज सर्किट होने की वजह से। जब तक लोड नहीं लगेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लोड डाला जाता है तो आर्मेचर में एक करंट फ्लो करती है, जिसके कारण आर्मेचर में भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि आर्मेचर करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर करंट से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब 2 फ्लक्स हो जाते हैं। तो एक बात समझ में आती है
जब तक लोड नहीं लगाया जाता जनरेटर पर, जब तक लोड नहीं डाला जाता, तब तक आर्मेचर करंट ना होने से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा और तब तक आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि एक बात, पहले पॉइंट आपको याद रखना कि भाई आर्मेचर रिएक्शन केवल तभी होती है जब जनरेटर पर लोड डाला जाता है या मोटर पर लोड रहता। यानी कि डीसी मशीन पर जब लोड डाला जाता तभी आर्मेचर रिएक्शन होती है। अब देखिए होता क्या है कि जब आर्मेचर फ्लक्स आ गया एक मेन फ्लक्स से, तो आर्मेचर फ्लक्स जो होता वो मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर जो इफेक्ट डालता है उसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन हम किसे कहेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर इफेक्ट ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता। दूसरी बात आप कहेंगे भाई आर्मेचर रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, आर्मेचर इफेक्ट क्यों नहीं बोलते? कि आर्मेचर रिएक्शन इसे इसलिए बोला जाता है कि रिएक्शन का मतलब यहाँ पर है बैड इफेक्ट से, कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स पर बैड इफेक्ट डालता, बुरा प्रभाव डालता है ना। जैसे हम कहते हैं भाई कोई मेडिसिन ले लेते हैं और हम कहते हैं मेडिसिन ने रिएक्शन कर दी, यानी कि वो कैसा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, बैड इफेक्ट। इसी तरह से ये जो आर्मेचर फ्लक्स होता ये भी मेन फ्लक्स पर बैड इफेक्ट डालता, इसीलिए इसको आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता। अब वो क्या बैड इफेक्ट डालता आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स पर, तो वो देख लेते हैं जरा कि आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स पर दो प्रकार के बैड इफेक्ट डालता है। पहला, ये मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज कर देता है। क्या कर देता है? मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज। तो पहला इफेक्ट होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन का पहला प्रभाव कौन सा होता? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता? आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को कमजोर करने का काम करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता? मेन फ्लक्स जब कमजोर हो जाता है तो उसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ कम बन पाता, यानी कि जनरेटर कम वोल्टेज बना पाता। दूसरा इफेक्ट क्या रहता? दूसरा बैड इफेक्ट होता क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो आपका डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब हिंदी में कहते हैं विरूपण। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता वो कैसा इफेक्ट होता? डिस्टॉर्शन इफेक्ट। डिस्टॉर्शन का मतलब हिंदी में विरूपण, विरूपण प्रभाव होता है ये। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है हिंदी में प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या होता? प्रतिचुंबकीय। तो डीमैग्नेटाइज का मतलब तो क्या होता? मेन फील्ड को कम करता। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता उसका मतलब होता डिस्टॉर्शन इफेक्ट, यानी कि इसके अंतर्गत ये क्या करता? डिस्टॉर्शन करता, यानी कि मेन फ्लक्स की शेप जो है वो खराब कर देता। मेन फ्लक्स की शेप खराब होने से क्या इफेक्ट आता, क्या दिक्कत आती इससे? कि इससे ब्रशेज पर स्पार्किंग होती है। क्या होती है ब्रशेज पर? स्पार्किंग। तो यानी कि आपको याद रखना कि आर्मेचर रिएक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइज इफेक्ट में आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देता, जिसके कारण मेन फ्लक्स कमज़ोर होने से वोल्टेज कम बनती है, क्योंकि जो वोल्टेज बनती है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से बनती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल जब फ्लक्स ही कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता? ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है कम बनती है। और दूसरे इफेक्ट के अंतर्गत क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या होता? शेप खराब हो जाती है और इससे ब्रशेज पर स्पार्किंग होती है। अब देखिए डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो कब होता है। तो ये तो वैसे खैर आगे आपको समझ में आएगा, आगे डायग्राम से ही, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता वो जो हमारा पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स है, यानी कि फील्ड फ्लक्स है,
इसमें सैचुरेशन के बाद होता। तो ये तो हमेशा याद रखो, फील्ड फ्लक्स के सैचुरेशन के बाद होता है, आफ्टर सैचुरेशन। तो वैसे तो ये बात आपको अभी आगे ही समझ में आएगी, लेकिन अभी आपको याद रखना ये आफ्टर सैचुरेशन होता। आफ्टर सैचुरेशन किसके? ऑफ फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स के आफ्टर सैचुरेशन के बाद ये इफेक्ट होता, और ये बिफोर सैचुरेशन होता। ये कैसे होता? बिफोर सैचुरेशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। ये अभी आपको आगे समझ में आएगी बात डायग्राम से। दूसरी बात आपको याद रखनी कि जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम मेन पोल्स पर एक्स्ट्रा टर्न कर देते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग लिपटी हुई है मेन पोल्स के ऊपर, उसमें टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हैं। ठीक है, टर्न्स की संख्या जो बढ़ाते हैं वो कितनी बढ़ाते हैं, कैसे पता चलता कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग के लिए एम्पियर टर्न पर पोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z इंटू IC इंटू थीटा अपॉन 360। तो इस फॉर्मूले से हम डीमैग्नेटाइजिंग के लिए एम्पियर टर्न पर पोल ज्ञात कर सकते हैं। ये जो एम्पियर टर्न पर पोल है, ये का मतलब क्या होता है? एम्पियर टर्न का, एम्पियर टर्न का मतलब होता है MMF। देखो MMF बराबर क्या होता है? वो होता है N इंटू I। MMF क्या होता भाई? एक्चुअली जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए एक EMF की आवश्यकता होती है, ड्राइविंग फोर्स होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं हम MMF, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसकी यूनिट क्या होती है MMF की? ये होता है N इंटू I का मतलब एम्पियर, N का मतलब टर्न, तो एम्पियर टर्न इसकी यूनिट होती है। तो ये हमने फिलहाल एम्पियर टर्न पर पोल आपको बता दिया कि एम्पियर टर्न पर पोल इतने होते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए एम्पियर टर्न के इतने की आवश्यकता होती है। जहाँ Z क्या होता है? Z होता नंबर ऑफ कंडक्टर्स, IC मीन्स क्या होता? करंट पर कंडक्टर। तो यहाँ देख भी लेते हैं, Z मीन्स क्या होता? नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके पिछले लेक्चर्स में कि Z का मतलब होता नंबर ऑफ कंडक्टर्स, IC का मतलब होता करंट पर कंडक्टर, करंट पर कंडक्टर। और IC निकाल कैसे सकते हैं हम? देखो कि IC बराबर होता आर्मेचर करंट बटे A, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर हम आर्मेचर करंट को पैरेलल पाथ की संख्या से डिवाइड कर दें, पैरेलल पाथ हम पीछे लेक्चर्स में बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे देखेंगे। तो आर्मेचर करंट को अगर हम पैरेलल पाथ की संख्या से डिवाइड कर दें तो क्या होता है? आपकी करंट पर कंडक्टर निकल जाती है। इसे हम करंट पर पैरेलल पाथ भी कह सकते हैं। और जो थीटा होता है वो क्या होता? थीटा जो होता GNA और MNA के बीच का एंगल होता है, इनके बीच का एंगल ये होता है। तो ये एंगल होता बिटवीन GNA एंड MNA। ठीक है ना? तो ये MNA और GNA के बीच का एंगल होता थीटा। अब MNA GNA क्या होते हैं वो अभी हम बताएंगे।
और मैं बता दूं ये थीटा जो होता है, ये खास बात ये है, ये मैकेनिकल एंगल होता है। जैसे एंगल दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, एक मैकेनिकल एंगल होता। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता। अभी अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब होता, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से हमें फ़िलहाल जो है ये एम्पियर टर्न पर पोल पता चला, जबकि हम क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, टर्न्स के टर्न्स कितने करने पड़ेंगे। तो टर्न्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप एम्पियर टर्न को डिवाइड कर दें फील्ड करंट से तो हमारे टर्न्स निकल जाएंगे। अगर आपको टर्न्स पता करने, जैसे हमने बताया था कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए मेन पोल पर हम एक्स्ट्रा टर्न कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा टर्न कितने करेंगे, तो पहले एम्पियर टर्न पर पोल निकाल लीजिए कितने होंगे, और फिर एम्पियर टर्न को एम्पियर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसके ये क्या है, आई करंट, तो करंट से करंट कट जाएगा, एम्पियर एम्पियर कट जाएंगे तो टर्न निकल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम टर्न निकाल देते हैं। वो बात अलग है, ये फील्ड करंट जो होगी, ये अगर आपका जनरेटर होगा शंट तो ये शंट करंट के बराबर होगी, और अगर आर्मेचर आपका जो जनरेटर है वो सीरीज जनरेटर होगा तो फील्ड करंट जो है वो ISC कह लूँ या IA के बराबर होगी। अब ये फ़िलहाल टर्म आपको हमने पढ़ाया नहीं, अब आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि जनरेटर के भी प्रकार होते हैं, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, वो अभी आगे की बात है। बाकी फील्ड करंट की वैल्यू जो है वो शंट जनरेटर के लिए ऐसे होगी, शंट जनरेटर के लिए, और जबकि सीरीज जनरेटर के लिए फील्ड करंट की वैल्यू सीरीज करंट या आर्मेचर करंट के बराबर होगी। तो ये हमारे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमने फॉर्मूला बता दिया आपको। इसी तरह से देखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम मेन पोल्स के बीच में इंटरपोल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंटरपोल। मेन पोल्स के बीच में इंटरपोल लगा देते हैं। अब इंटरपोल क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ सकते हैं कि इंटरपोल जो है वो मेन पोल्स के बीच में पोल होते हैं, और ये मेन पोल्स की अपेक्षा छोटे पोल होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे पोल होते हैं, और इनके ऊपर भी एक वाइंडिंग लिपटी रहती है, जिसे इंटरपोल वाइंडिंग या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम इंटरपोल जो लगाते हैं उनके लिए एम्पियर टर्न किस फॉर्मूले से दिए जाते हैं कि ATC का मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए एम्पियर टर्न पर पोल। तो ये इसका फॉर्मूला रहता Z × IC अपॉन 360 ब्रैकेट में 1/2 पाई माइनस थीटा अपॉन Z × IC ब्रैकेट में 1/2 पाई माइनस थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला रहता। फिर वही बात है, थीटा क्या होता, एंगल बिटवीन GNA एंड MNA। अब GNA MNA क्या है वो हम अभी बताएंगे आपको। तो देख लेते हैं जरा GNA MNA क्या होता है। तो देखिए कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बात तो आपको इतनी तो अभी पता चली कि भाई आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर रिएक्शन ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। हमेशा याद रखें कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। तो इसीलिए हमने बताया कि जब जनरेटर पर लोड डाला जाता DC जनरेटर पर, तो जनरेटर पर लोड डालने के कारण उसमें आर्मेचर में करंट फ्लो हो जाती है,
और आर्मेचर पर जब करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है जिसे बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। एक होता मेन फ्लक्स जो कि फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से बना। तो दो फ्लक्स हो जाते हैं और दो फ्लक्स में क्या होता है कि आर्मेचर फ्लक्स जो होता मेन फ्लक्स पर जो इफ़ेक्ट डालता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दो बैड इफ़ेक्ट डालता है, ये हमने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा देखिए, आर्मेचर रिएक्शन के डायग्राम्स को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, पहली जो हम डेफिनेशन बताएंगे आपको वो बताएंगे GNA क्या होता और MNA क्या होता। तो देखिए GNA, सबसे पहले हम देखेंगे GNA। GNA का मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, देखो ये होती क्या है कि जैसे ये जो पोल्स होते हैं हमारे, तो दो एडजेसेंट पोल जो होते हैं हमेशा, वो हमेशा विपरीत प्रकार के होते हैं। दो एडजेसेंट पोल जो होते हैं, निकटवर्ती जो पोल्स होते हैं, वो हमेशा अपोजिट टाइप के होते हैं, यानी कि एक नॉर्थ होगा हमेशा, एक साउथ होगा। तो ये हम दो एडजेसेंट पोल हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये दो एडजेसेंट पोल हमने दिखा दिए, एक मान लिया नॉर्थ, एक मान लिया साउथ। अब देखिए, जो हमारा नॉर्थ पोल होता, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनके सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस होती है, पोल्स के सेंटर से जो एक्सिस जाती है, किसके? पोल्स के सेंटर से, वो कहलाती है डायरेक्ट एक्सिस। क्या कहलाती है वो? डायरेक्ट एक्सिस। और इस डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस, यानी कि क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस। तो मैंने क्या बताया, दो जो आपके पड़ोसी पोल्स हैं, जो निकटवर्ती पोल्स हैं, उनके सेंटर से जो जाने वाली एक्सिस होती है उसे क्या कहते हैं? डी एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं? क्यू एक्सिस। अब क्या होता है, GNA क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, के दरअसल जो निकटवर्ती पोल होते हैं हमारे, एडजेसेंट पोल होते हैं, उन एडजेसेंट पोल के सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसे ही हम GNA बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ, जो क्वाड्रेचर एक्सिस है वही GNA होती है। तो क्या बता दूं, मैं बताया मैंने आपको कि GNA क्या होती है? दो पड़ोसी पोल्स को समद्विभाजित करने वाली एक्सिस, यानी कि उनको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो एक्सिस होती है। एक तरफ एक पोल आ गया, दूसरी तरफ दूसरा पोल आ गया, तो दो निकटवर्ती पोल्स को समद्विभाजित करने वाली, दो बराबर भागों में बांटने वाली एक्सिस को ही हम क्या कहते हैं? GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। याद रखना कि जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्यों कहते हैं इसे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस एक्सिस पर 0 होती है, याद रखना। दूसरी बात देखिए, GNA जो होती है, GNA जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है। क्या रहती है इसकी पोजीशन? फिक्स। क्यों? हम जानते हैं ये दो पड़ोसी पोल्स, दो निकटवर्ती पोल्स के सेंटर को, इन दो निकटवर्ती पोल्स को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक्सिस है। चूँकि पोल अपनी जगह स्थिर रहते हैं, DC मशीन में पोल्स रोटेट नहीं करते, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके बीच में से
जाने वाली एक्सिस भी हमेशा फिक्स ही रहती है। तो इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि इसकी पोजीशन लोड पर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन लोड। तो हमेशा याद रखिए कि जो GNA होती है उसकी पोजीशन लोड पर डिपेंड नहीं करती, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स ही रहती है। इसके अलावा देखिए जो हमारे इंटरपोल होते हैं वो इसी एक्सिस पर लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? इंटरपोल GNA पर। इसीलिए GNA को हम इंटरपोल एक्सिस भी कहते हैं, इंटरपोल एक्सिस भी इसलिए इसको बोल देते हैं। इसके अलावा देखिए जो एक होता है हमारे MNA यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देखो क्या होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? देखिए कि जो हमारे पोल्स होते हैं उनके बीच में हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ इस प्रकार से फ्लक्स प्रोड्यूस होता। क्या प्रोड्यूस होता? फ्लक्स। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वही होती है MNA। तो देखो हम जानते हैं इन पोल्स के बीच में एक आर्मेचर होता है जो रोटेट करता है। तो आर्मेचर से गुजरने वाले मेन फ्लक्स, और अगर आर्मेचर पर लोड डाला जाएगा तो आर्मेचर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। तो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को ही हम MNA कहते हैं। फिलहाल चूँकि हमने मेन फ्लक्स ही दिखाया तो इसलिए केवल रिजल्टेंट फ्लक्स भी मेन ही फ्लक्स होगा, क्योंकि हमने आर्मेचर फ्लक्स फिलहाल दिखाया नहीं है। इसलिए MNA जो होगी वो भी कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। यानी कि फ़िलहाल जब तक लोड नहीं लगाया जाता तो हमने बताया जैसे कि अगर लोड नहीं होगा तो आर्मेचर करंट नहीं होगी, आर्मेचर करंट नहीं होगी, आर्मेचर फ्लक्स नहीं होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होगी। इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन कभी भी नो लोड पर नहीं होती। जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो अगर हम बात करें आर्मेचर रिएक्शन नो लोड पर कभी भी नहीं होती। ये कब होती है? हमेशा लोड पर, क्योंकि लोड अगर होगा तो आर्मेचर फ्लक्स होगा, आर्मेचर फ्लक्स होगा तभी वो मेन फ्लक्स पर रिएक्शन करेगा। इसलिए आर्मेचर रिएक्शन केवल लोड पर ही होती, नो लोड पर आर्मेचर रिएक्शन कभी भी नहीं होती। दूसरी बात देखिए, अगर लोड नहीं लगा होगा तो नो लोड पर MNA और GNA आपस में कोइंसाइड करती, यानी कि GNA भी वहीं होगी, MNA भी वहीं होगी, दोनों एक ही पोजीशन पर होती है। तो यानी कि एक बात आपको याद रखना कि नो लोड पर, किस पर? नो लोड पर। एट नो लोड GNA and MNA, GNA and MNA are coincide। ठीक है ना? क्या करती हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर ही रहती हैं। लेकिन जब लोड लगता है तो आर्मेचर फ्लक्स में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डिस्टॉर्शन हो जाने के कारण MNA की पोजीशन चेंज हो जाती है ना? वो भी हम देखेंगे कैसे हो जाती है। आपका जैसे ही लोड लगता तो आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स आपका दो फ्लक्स हो जाते हैं, और तब क्या होता? आर्मेचर फ्लक्स की आ जाने से क्या होता? MNA की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। तो MNA की पोजीशन याद रखना लोड पर डिपेंड करती है, फिक्स नहीं होती। तो इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती रहती है, याद रखना। इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है GNA की, जबकि MNA की पोजीशन जो है वेरी करती है विद लोड। ये देखेंगे अभी हम, यही आपको देखना आ गया कि कैसे लोड चेंज होने से
इसकी पोजीशन चेंज होती है mNA की, वो अभी देखेंगे डायग्राम्स में। तो जैसे जैसे लोड चेंज होता वैसे वैसे mNA की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। इसके अलावा देखो जो हमारा ब्रश होते हैं वो हमेशा mNA पर ही लगाए जाते हैं। ब्रश कहाँ लगाए जाते हैं? ब्रश जो होते हैं हमेशा हमारे कार्बन ब्रशेज जो होते हैं वो हमेशा कहाँ लगते हैं? एट mNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ही हम ब्रशेज को प्लेस करते हैं हमेशा। आपसे कोई पूछे ब्रशेज कौन से एक्सिस पर होते हैं तो mNA पर। इंटरपोल कहाँ होते हैं? GNA पर। तो 2-3 बातें आपको समझ में आई कि जो mNA होती है वो नो लोड पर तो GNA के कोइंसाइड ही होती है, लेकिन लोड कंडीशन में इसकी पोजीशन वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि mNA और GNA के बीच में एक एंगल आ जाता है, जिसे हमने फॉर्मूले में भी आपको दिखाया था। दूसरी बात, जो mNA जो होता उसी पर हम ब्रश को प्लेस करते हैं। किसके ऊपर प्लेस करते हैं? ब्रश को। ब्रश जो होते हैं हम mNA पर ही प्लेस करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्रश एक्सिस भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको ब्रश एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपने देख लिया। अब हम डायग्राम से आपको समझाएंगे कि आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है और क्या क्या इससे होता। तो देख लेते हैं जरा। तो देखिए, पहला केस हमने दिखाया है कि पोल के कारण केवल फ्लक्स है। तो पहला केस बताया हमने कि जैसे ओनली पोल के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स है, यानी कि मेन फ्लक्स या जिसे कहते हैं फील्ड फ्लक्स। तो देखिए इस केस में क्या होता है, अगर हम मेन फ्लक्स दिखाएं सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे तो मैंने बताया आर्मेचर रिएक्शन में दोनों ही फ्लक्स होंगे, आर्मेचर फ्लक्स भी होगा, मेन फ्लक्स भी होगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए पहले डायग्राम में हम दिखाएंगे केवल मेन फ्लक्स, दूसरे डायग्राम में दिखाएंगे हम केवल आर्मेचर फ्लक्स, और तीसरे डायग्राम में बताएंगे हम कि दोनों फ्लक्स होंगे, आर्मेचर फ्लक्स भी मेन फ्लक्स भी, जिससे आर्मेचर रिएक्शन होगी। तो देखिए ये आपका हमने पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स दिखाया। इसके ऊपर हम जानते हैं इस तरह से वाइंडिंग लिपटी रहती है, फील्ड वाइंडिंग। तो जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं तो एक फील्ड करंट फ्लो होती है। फील्ड वाइंडिंग में जब करंट फ्लो करती है तो एक फील्ड फ्लक्स या मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये फील्ड फ्लक्स हमने दिखाया। तो फिलहाल हमने कौन सा फ्लक्स दिखाया? सिर्फ ओनली फील्ड फ्लक्स, मेन फ्लक्स। तो ये हमने फिलहाल फील्ड फ्लक्स दिखाया, phi f। क्या दिखाया? केवल फील्ड फ्लक्स, या जिसे हम मेन फ्लक्स भी कहते हैं। तो ये हमने phi f या phi m दिखाया है, ओनली phi f या phi m। अब देखिए हमने बताया था आपको कि GNA क्या होता है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, के दो निकटवर्ती पोल्स के बीच के एंगल को समद्विभाजित करने वाली एक्सिस ही GNA कहलाती है। दो पड़ोसी पोल्स के बीच के एंगल को समद्विभाजित करने वाली, यानी कि दो बराबर पार्ट में बांटने वाली, उसके बीच के एंगल को आधे आधे पार्ट में बांटने वाली एक्सिस को ही हम GNA कहते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हैं। इसके अलावा बताया था GNA पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसके अलावा हमने बताया था कि आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स के रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर MNA होती है। MNA कहाँ होती है? जो मेन फ्लक्स होता और जो आर्मेचर फ्लक्स होता है उसका रिजल्टेंट फ्लक्स। लेकिन फिलहाल चूँकि हमने केवल मेन फ्लक्स दिखाया, इसलिए इस फ्लक्स के, मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर ही हमें MNA हमारी होगी। तो फिलहाल तो अगर लोड नहीं होगा, आर्मेचर फ्लक्स नहीं होगा, तो MNA GNA दोनों एक ही जगह होती है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से GNA पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, इसी तरह से MNA पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर एक्सिस पर 0 होती है। तो फिलहाल जो है हमने पहले केस में हमने सिर्फ क्या दिखाया? सिर्फ फील्ड फ्लक्स। तो इस केस में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी, है ना, आर्मेचर रिएक्शन फिलहाल नहीं होगी। अब दूसरे केस में देखिए हम क्या दिखा रहे हैं। दूसरे केस में हम दिखा रहे हैं केवल आर्मेचर
फ्लक्स, देखिए हमने आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई, आर्मेचर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग नहीं दिखाई, हम फील्ड फ्लक्स इस फिलहाल हम नहीं दिखाना चाह रहे। आर्मेचर फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो आर्मेचर फ्लक्स कैसे बनता, तो हमने जैसे बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता। क्या बन जाता? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था ये? ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता। तो यहाँ भी देखिए आर्मेचर में करंट पास कर रही है। अब खास बात यह है, ये क्रॉस का मीन्स होता है, देखो जब भी हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस का मतलब, क्रॉस से हम करंट की भी डायरेक्शन शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। जब भी क्रॉस होगा इसका मतलब करंट की डायरेक्शन या आप मैग्नेटिक फील्ड शो करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो फिलहाल मैं करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, तो क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी किसकी? करंट की, क्रॉस का मतलब। और डॉट का मतलब, जब भी हम डॉट दिखाते हैं, डॉट का मतलब करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ। देखिए ऐसा क्यों होता, हमेशा याद रखिए, जैसे आर्मेचर जो होता वो कुछ इस तरह से होता। आर्मेचर किस तरह से होता? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इस तरह से होता आर्मेचर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता। और इसमें क्या होते हैं? स्लॉट्स, खांचे, इस तरह से खांचे बने रहते हैं। तो जब हम खांचों में, इन स्लॉट्स में कंडक्टर डालते हैं तो कंडक्टर जो है उसका एक सिरा तो एक स्लॉट में जाएगा, फिर ये घूमकर किसी दूसरे स्लॉट से वापस आता। तो कोई दूसरा स्लॉट होगा जिससे ये वापस आएगा कंडक्टर। तो एक तरफ तो एक स्लॉट से जाकर दूसरे स्लॉट से वापस आता है। इसका मतलब अगर मैं इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पीछे की तरफ मानूं तो इसका मतलब दूसरे कंडक्टर में कैसे होगी? आगे की तरफ। तो इसलिए दोनों सिरों में, दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यही मैंने दिखाया कि अगर एक सिरे पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो पीछे की तरफ, आर्मेचर से पीछे की तरफ ये सिरा जो है वापस जब आएगा उसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऊपर की तरफ। तो ये हमने यही दिखाने की कोशिश करी जो ये चीज़ होता है इसमें। तो देखो अब जब हमें कंडक्टर की डायरेक्शन पता है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन से रूल से हैं? वो राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल देखो क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को अगर हमारा थंब रिप्रेजेंट करे, देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिए, अगर अंगूठा, थंब किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को शो करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक बार और देख लीजिए, अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करे? अंगूठा, थंब। अगर थंब कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मुड़ी हुई उंगलियां कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, इस कंडीशन में। तो यहाँ भी देखिए, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो देखो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। तो अगर डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, यानी कि बोर्ड में अंदर की तरफ है करंट की डायरेक्शन, तो मुड़ी हुई उंगलियां चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो आप मेरी मुड़ी हुई उंगलियां देखें तो कैसी हैं? वो क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसके कारण, इधर वाले जो कंडक्टर हैं इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। ये मैंने क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ठीक है ना? तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। और वो कैसे बनाया मैग्नेटिक फील्ड? कंडक्टर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता। तो कैसे बनाया हमने वो? क्लॉकवाइज, है ना? इस रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन कैसे? क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड,
तो मुड़ी हुई उंगलियां चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्लॉकवाइज। इसी तरह से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरफ के कंडक्टर जो साउथ पोल के संपर्क में आ रहे हैं, तो इनमें मैंने करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई? डॉट डॉट का मतलब होता ऊपर की तरफ, अपवर्ड, तो इसका मतलब अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन। तो अगर थंब करंट की डायरेक्शन को शो करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। तो देखिए, अगर आपका देख रहे होंगे मुड़ी हुई उंगलियां कैसे हैं मेरी, हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अंगूठा तो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि अपवर्ड, बोर्ड से ऊपर की तरफ। तो मुड़ी हुई उंगलियां कैसी है मेरी? एंटी क्लॉकवाइज, वो चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दिया? देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कैसे बना दिया? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया। तो अब देखें अगर हम कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे होगी, तो इसी के आधार पर हम आर्मेचर रिएक्शन को अब देखेंगे कि कैसे इसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, कैसे इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, हैं कैसे इसका फ्लक्स कम हो जाएगा, और कैसे इसमें जो है आपका जो है सैचुरेशन से पहले डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, सैचुरेशन के बाद सॉरी, और सैचुरेशन से पहले क्रॉस मैग्नेटाइज। ये सब बातें इन डायग्राम से हमें पता चल जाती। तो देखिए जरा कैसे। तीसरा डायग्राम बताते हैं हम आपको, जिसमें आर्मेचर फ्लक्स भी मौजूद रहेगा और फील्ड फ्लक्स भी मौजूद रहेगा, यानी कि लोड लगने के बाद, है ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ जरा, आपको दिखाई दे रहा है कि? तो देखिए जरा, थोड़ा सा इसमें एक टर्म और देख लेते हैं, डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं इसमें पहले, तीसरा डायग्राम बताने से पहले, कि देखिए एक होता है हमारा लीडिंग पोल टिप, एक होता ट्रेलिंग पोल टिप। कौन कौन से होते हैं? एक होता लीडिंग पोल टिप, एक होता ट्रेलिंग पोल टिप। ये क्या होते हैं? एक्चुअली मैं बता दूं, जो जनरेटर होता उसका जो रोटेशन होता, जनरेटर का रोटेशन, वो हम मानते हैं हमेशा क्लॉकवाइज। रोटेशन ऑफ जनरेटर का रोटेशन हम कैसे मानेंगे? जनरेटर के केस में आर्मेचर का रोटेशन हम क्लॉकवाइज मानते हैं। ये कहाँ से आया, है ना? ये आया फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, है ना। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम अगर देखते हैं तो जनरेटर का रोटेशन क्लॉकवाइज होता, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेटर में आर्मेचर का रोटेशन होता, ठीक है ना। ये हम नहीं बता रहे फ्लेमिंग का राइट हैंड, फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी आप अभी फ़िलहाल सीधे ध्यान रखेंगे कि जनरेटर का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। कौन से रूल से? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर में हम राइट हैंड रूल पढ़ाएंगे फ्लेमिंग का, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और जो मोटर का रोटेशन होता, मोटर के केस में जो रोटेशन होता है आर्मेचर का, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि रोटेशन ऑफ मोटर इस तरह से होता है। तो ये बात आपको याद रखनी। ये कौन से रूल से मोटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज? ये है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो जनरेटर का रोटेशन हम जो बता रहे, रोटेशन ऑफ जनरेटर, ये है, हम सीधे लिख देते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। और इसी तरह से मोटर का रोटेशन है, मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन जो हम बता रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो किससे आई है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं।
तो ये रोटेशन ऑफ जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज कंसिडर होता, क्लॉकवाइज होता रोटेशन, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता चलता। और मोटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि मोटर के केस में आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, है ना। तो ये रूल्स हम नहीं बता रहे, नहीं तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती है। तो देखिए हम बता रहे थे कि आपको एक होता लीडिंग पोल टिप, एक होता ट्रेलिंग पोल टिप। तो क्या होता देखिए कि अगर हम जनरेटर के केस में देखें तो जनरेटर के केस में फ़िलहाल हम चूँकि जनरेटर ही पढ़ा रहे हैं तो हम जनरेटर के हिसाब से लिख रहे हैं। तो जनरेटर के केस में जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा आर्मेचर तो पोल का जो सिरा उसे पहले मिलता है वही आपका लीडिंग पोल टिप कहलाता है। लीड का मतलब आगे, पहले। तो जो सिरा आर्मेचर को जब घूमेगा, जनरेटर केस में क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो सिरा आर्मेचर को पोल का पहले मिलेगा उसे ही बोलते हम क्या, लीडिंग पोल टिप। यानी कि अगर ध्यान से देखें हम कि अगर मैं जनरेटर को के केस में आर्मेचर को घुमाऊंगा क्लॉकवाइज तो इसे पहला सिरा कौन मिलेगा, इस पोल का, नॉर्थ पोल का पहला सिरा कौन सा मिलेगा, ये। तो ये कहलाता लीडिंग पोल टिप। ये क्या कहलाता, लीडिंग पोल टिप कहलाता। इसी तरह से जो सिरा बाद में मिलता है उसे कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप। देखें ध्यान से अगर, तो जब हम आर्मेचर को घुमाएंगे, इस तरह से आर्मेचर रोटेट करेगा तो बाद में कौन सा सिरा मिलेगा इसे, है ये वाला। तो ये कहलाता ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये सिरा लीडिंग पोल टिप कहलाता, ये सिरा क्या कहलाता, लीडिंग पोल टिप, ये कहलाता ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, दो ये भी आपको याद रखने, एक होता ट्रेलिंग पोल टिप, एक होता लीडिंग पोल टिप। अब देखिए होगा क्या, देखिए कि जब हम तीसरा केस बनाएं कि जब आर्मेचर फ्लक्स भी होगा और मेन फ्लक्स भी होगा, दोनों फ्लक्स होंगे, है ना। तो देखिए तीसरा केस हम बना रहे हैं कि भाई ये है हमारा एडजेसेंट पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, दिखाई दे रहा है आपको, वैसे मेरे हिसाब से देख लिया मैंने। तो ये सी डायग्राम है। सी डायग्राम में क्या है, दोनों फ्लक्स हैं, बोथ फ्लक्स आर प्रेजेंट। दोनों फ्लक्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगर कि जब ये फ्लक्स भी होगा ये फ्लक्स भी होगा तो देखो होगा क्या कि अगर हम नॉर्थ पोल में देखें ट्रेलिंग पोल टिप पर, तो देखिए मेन फ्लक्स भी इस तरफ है, ऊपर की तरफ जो ट्रेलिंग पोल टिप है उस पर अगर हम देखें, ये नीचे तो लीडिंग पोल टिप होता, तो अगर हम ट्रेलिंग पोल टिप पर देखें तो मेन फ्लक्स भी इस तरफ और आर्मेचर फ्लक्स भी इस तरफ, यानी कि दोनों फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण कैसी नेचर होगी इनकी, एडिटिव नेचर होगी, जुड़ने वाली नेचर होगी। तो दोनों फ्लक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मेन फ्लक्स भी और आर्मेचर फ्लक्स भी दोनों एक ही डायरेक्शन की होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फ्लक्स जब जुड़ जाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी जो हमारी ट्रेलिंग पोल टिप पर होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि अगर मैं नॉर्थ पोल में लीडिंग पोल टिप पर देखता हूँ तो देखिए मेन फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में है, जबकि आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। देखिए आर्मेचर फ्लक्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अपोजिट है, मेन फ्लक्स इधर को, आर्मेचर फ्लक्स इधर को। इसका मतलब कैसे हैं, अपोजिट में। अपोजिट में होने की वजह से कैसी नेचर होगी, सब्ट्रैक्टिव नेचर होगी, यानी घट जाएंगे फ्लक्स, जिसके कारण क्या होगा कि लीडिंग पोल टिप पर रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो घट जाएगा। इसका मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन होगी कि यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा, ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा।
ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ज़्यादा हो जाएगी फ्लक्स डेंसिटी दोनों जुड़ने की वजह से। देखो फ्लक्स डेंसिटी मैंने बढ़ा दी, जबकि ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी, मैंने कम कर दी। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं साउथ पोल की तरफ, किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ। अगर मैं साउथ पोल की तरफ देखता हूं भाई, तो देखिए जो हमारा, अगर हम बात करते हैं जनरेटर के केस में, क्योंकि जनरेटर के केस ही दिखा रहे हैं हम। देखो जनरेटर केस में ये ट्रेलिंग पोल टिप होता, ये लीडिंग पोल टिप होता, लेकिन मोटर के केस में इनके नाम बदल जाते हैं, क्योंकि मोटर का रोटेशन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे घूमेगा आर्मेचर, तो क्या होगा, पहले सिरा कौन सा मिलेगा, ये, यानी कि ये लीडिंग पोल टिप हो जाएगा। तो मोटर केस में लीडिंग पोल टिप होता है, याद रखना, और ये वाला होता ट्रेलिंग पोल टिप। तो जनरेटर केस में हमने ये नाम लिखे जनरेटर के केस के हिसाब से। मोटर के केस में ये नाम जो है वो पलट जाते हैं, ये हो जाता लीडिंग पोल टिप और ये हो जाता आपका ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है, मोटर केस में। तो देखिए जरा, अगर मैं साउथ पोल के केस में, साउथ पोल की तरफ देखूं, तो देखो मेन फ्लक्स इस तरफ, आर्मेचर फ्लक्स इस तरफ, यानी कि राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्टिव नेचर होगी, तो इसका मतलब घट जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तो फ्लक्स घट जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगी। जबकि अगर हम नीचे देखें, यानी कि कौन से पोल टिप पर देखें हैं, अगर हम जनरेटर के हिसाब से नाम रखें, तो ये लीडिंग पोल टिप, ये ट्रेलिंग पोल टिप, ये फिर लीडिंग पोल टिप, ये कौन सा है, लीडिंग पोल टिप, और ये ट्रेलिंग पोल टिप, LPT और TPT, ठीक ना। जो सिरा जनरेटर केस में पहले मिलेगा लीडिंग पोल टिप, जो बाद में मिलेगा घूमते समय, बाद में मिलेगा ट्रेलिंग पोल टिप। तो देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं कि तो ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि अगर हम ट्रेलिंग पोल टिप पर देखते हैं, तो ट्रेलिंग पोल टिप पर देखिए फ्लक्स इधर और इस तरफ भी फ्लक्स इधर ही, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर, ये भी इधर, आर्मेचर फ्लक्स भी इधर, मेन फ्लक्स भी इधर। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इधर फ्लक्स डेंसिटी हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, रेड से बना देता हूँ। तो देखिए मैंने फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये तो आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसमें क्या हो जाता, डिस्टॉर्शन हो जाता। क्या हो जाता, डिस्टॉर्शन, यानी कि ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी अधिक हो जाती है, जबकि लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है ना। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फ्लक्स नहीं रहता। पहले यूनिफॉर्म फ्लक्स था जब तक लोड नहीं लगा था, लेकिन जैसे लोड लगा आर्मेचर फ्लक्स आया, तो आर्मेचर फ्लक्स ने मेन फ्लक्स में क्या कर दिया, डिस्टॉर्शन। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है क्या, कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन भी क्या, कि एक डीसी जनरेटर में लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी किस प्रकार की होती है। तो आप बताएंगे नॉर्थ पोल में तो ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो ट्रेलिंग पोल टिप होता है उस पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, जबकि लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। दोनों केस में, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों तरफ ये बात। तो अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्लक्स डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ कि लीडिंग पोल टिप पर दोनों पोल में फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है, ट्रेलिंग पोल टिप पर बढ़ जाती है ना। तो आप क्या बताएंगे, ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, जबकि लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी घटती है जनरेटर के केस में, है ना। तो ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन हमने दिखाने की कोशिश की। अब देखिए
हमारा जो GNA होता, GNA वो क्या होता, दो निकटवर्ती पोल्स को समद्विभाजित करने वाला एक्सिस। चूँकि निकटवर्ती पोल्स तो अभी भी वहीं है उसी पोजीशन पे, तो इसका मतलब GNA तो फिक्स है, अभी भी वहीं है पहले जैसा ही, ये तो हमेशा वहीं रहता। लेकिन अगर हम बात करते हैं MNA की, तो चूँकि MNA क्या होता कि मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता उसके परपेंडिकुलर होता। तो चूँकि रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, यूँ हो गया, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर अब ये नहीं बैठेगा बल्कि ये परपेंडिकुलर बैठेगा इसके। इस फ्लक्स का फ्लक्स देखिए, फ्लक्स यूँ है तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बैठेगा, यूँ। तो इसका मतलब MNA कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि एंगल MNA और GNA के बीच में एक एंगल प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, MNA और GNA के बीच में एक एंगल प्रोड्यूस हो गया, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखा था, है ना। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था कि भाई ATD पर पोल इज इक्वल टू Z इंटू IC इंटू थीटा बटे 360। तो ये थीटा जो है वो क्या है, ये एंगल है। ये जो एंगल ऑफ शिफ्टिंग होती है ना, जो एंगल ऑफ शिफ्टिंग होती है MNA के GNA से, इस एंगल ऑफ शिफ्टिंग को कहते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये जो एंगल ऑफ शिफ्टिंग होती है इसके जनरेटर केस में आप देखते हैं MNA GNA से आगे चला जाता है ना, MNA GNA से क्या चला जाता, आगे। जबकि अगर मोटर की बात करें तो मोटर में MNA GNA से पीछे रहता है ना। तो ये जो एंगल शिफ्टिंग होती है, इस एंगल ऑफ शिफ्टिंग को का वैल्यू होती है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री। जो एंगल ऑफ शिफ्टिंग होती है यानी कि MNA जो GNA से आगे चला जाता, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री। खास बात ये जो एंगल होता है GNA MNA का, ये लोड बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ कितने। तो ये जो एंगल होता है ये लोड बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो ये एंगल क्या होता, बढ़ता। तो आपका ये एंगल मैंने बताया वैसे 2 डिग्री से 8 डिग्री होता जनरली। और ये याद रखना कि जो जनरेटर होता है, इम्पोर्टेंट बात, कि जनरेटर के केस में ये देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा कि नहीं। तो जनरेटर केस में MNA लीड करता है विद GNA, MNA GNA से लीड करता है। जबकि मोटर के केस में GNA MNA से लीड करता है ना। तो याद रखना, जनरेटर के केस में तो MNA लीड करता है GNA से, जबकि मोटर केस में GNA MNA से लीड करता है ना। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो आपका जो इंटरपोल होते हैं, मैंने बताया GNA पर होते, ब्रश हम कहाँ लगाते हैं, MNA पर। देखो ब्रश वैसे यहाँ लगते नॉर्मल, लेकिन अगर ब्रश हम यहाँ लगा देंगे और MNA की पोजीशन चेंज हो जाती है तो स्पार्किंग होती है। इसलिए हम ब्रशेज को GNA से खिसकाकर MNA पर लगाते हैं। तो हमेशा MNA पर ही ब्रश लगाया जाता है। अगर यहाँ लगा देंगे तो स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, MNA पर ब्रशेज को खिसका देते हैं। ब्रश जो होते हैं हमारे MNA पर लग जाते हैं। अब एक डायग्राम अगर हम देखें, यानी कि कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये था हमारा फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता, तो थोड़ा बड़ा दिखाया हमने। आर्मेचर फ्लक्स था नीचे की तरफ, ये आर्मेचर फ्लक्स नीचे था। देखिए आर्मेचर फ्लक्स जो होता इसके परपेंडिकुलर होता और ये थोड़ा सा कमज़ोर होता। देखिए फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता हमेशा। तो ये आर्मेचर फ्लक्स है, ये फील्ड फ्लक्स है। तो अगर मान लिया लोड नहीं लगाओ तो सिर्फ फील्ड फ्लक्स होगा, आर्मेचर फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन लोड लगने से क्या होता, आर्मेचर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता, जिसके कारण
क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता वो रोटेट कर जाता, इस तरह से हो जाता रिजल्टेंट फ्लक्स। तो देखिए अगर हम बात करें जीएनए की, जीएनए की पोजीशन तो यही रहेगी, जीएनए तो अपनी जगह ही है। अगर लोड नहीं होता तो सिर्फ फील्ड फ्लक्स होता, फिर तो जीएनए यहाँ पर होता, लेकिन लोड लगने की वजह से क्या होता, लोड लगने से आर्मेचर फ्लक्स भी आता, रिजल्टेंट फ्लक्स नहीं हो जाता। रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता, एमएनए। तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कहाँ बैठेगा एमएनए, यहाँ पर। तो एमएनए यहाँ आ जाता है, तो इनके बीच का एंगल ही क्या होता, थीटा। इनके बीच का एंगल क्या होता, थीटा होता। तो इनके बीच का एंगल क्या होता, थीटा होता। तो ये मैंने बताया जनरेटर केस में इसे कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ लीड। ये जो एंगल शिफ्टिंग हुई इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लीड। और इसकी वैल्यू होती है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक। तो एंगल ऑफ लीड की वैल्यू कितनी होती है, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होती है। तो इतनी वैल्यू होती है इसकी। और अगर हम मोटर की बात करें तो एमएनए कहाँ जाता है, एमएनए जीएनए से पीछे रहता, तो उसे कहते हैं फिर एंगल ऑफ लैग, है ना। तो जनरेटर के केस में याद रखना इंपॉर्टेंट बात होती है कि एमएनए जीएनए से आगे रहती है ना। या यूँ कह लूँ कि जनरेटर के केस में जो एमएनए होती है वो रोटेशन की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है ना। और मोटर केस में कहाँ चली जाती है, जनरेटर के रोटेशन से अपोजिट, है ना। तो इतना हो जाता है। इसके बाद अब देखिए थोड़ी सी अगर हम बात करें कि हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन की वजह से घट जाता। देखिए कैसे घट जाता, कैसा होता है, जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ती है। आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, लोड बढ़ने से आर्मेचर फ्लक्स बढ़ता जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स बढ़ता रहेगा, मेन फ्लक्स पर इफेक्ट ज़्यादा करता जाएगा, जिसके कारण ये फ्लक्स तो बढ़ता रहता और ये लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स घटता रहता। ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स बढ़ता रहेगा, लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स घटता रहेगा। लेकिन ये जो ट्रेलिंग पोल टिप पर जो बढ़ने वाला फ्लक्स है वो एक लिमिट बाद बढ़ना बंद हो जाता है ना। किसकी वजह से, सैचुरेशन की वजह से। हमेशा याद रखो कि जो हमारा ये फ्लक्स जाएगा ये किसके थ्रू जाएगा, आर्मेचर के थ्रू। आर्मेचर किसका बना हुआ, आयरन का। तो जो आयरन होते हैं हमारे, जो आयरन होता है एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है और हर मैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन जरूर आता है। यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो एक लिमिट बाद सैचुरेट हो जाते हैं, यानी कि वो और अधिक फील्ड बढ़ना उनमें बंद हो जाता। तो होता यही है कि लोड बढ़ने से ये बढ़ेगा, एडिटिव नेचर की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट बाद जो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन की कोर जो कि आयरन की बनी हुई, आर्मेचर कोर जो कि आयरन की बनी हुई, वो सैचुरेट होने की वजह से ये फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता। तो इसका मतलब ये फ्लक्स जब बढ़ना बंद हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल फ्लक्स जो है वो घट जाता है, क्योंकि ये वाला फ्लक्स लोड बढ़ने के साथ बढ़ नहीं पा रहा। इसका मतलब फ्लक्स का हमारा क्या हो रहा, नुकसान। नहीं तो कम से कम यहाँ तो चलो फ्लक्स घट रहा था, यहाँ तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये फ्लक्स एक लिमिट बाद सैचुरेट हो जाता है, ये बढ़ना बंद हो जाता है, इसका मतलब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है आना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लक्स कमज़ोर हो जाता। और इसके अलावा डिस्टोर्सन तो आप देख ही रहे, हो ही रहा। तो 2 इफेक्ट होते हैं इसका, मतलब डीमैग्नेटाइज इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये जो आपका डीमैग्नेटाइज इफेक्ट है, इसीलिए हमने बताया था ये कब होता, ये सैचुरेशन के बाद होता। तो सैचुरेशन जब आ जाएगा तो उसके बाद ये फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ओवर फ्लक्स जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। तो इसका मतलब डीमैग्नेटाइज इफेक्ट हमेशा आफ्टर सैचुरेशन आता, जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट सैचुरेशन से पहले रहता। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो तो सैचुरेशन से पहले भी रहेगा, लेकिन डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कब आता, जब आपका सैचुरेशन आ जाता। सैचुरेशन के बाद क्योंकि ये फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण ओवरऑल फ्लक्स जो है वो आपका घट जाता, जिसकी वजह से क्या आ जाता हमारा डीमैग्नेटाइज इफेक्ट। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में अभी इतना ही रखेंगे। एक और लेक्चर में हम इसका बचा हुआ पार्ट बताएंगे आपको, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन को हम दूर कैसे करेंगे, है ना।
और जो हमें और बातें बतानी थोड़ी सी, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।